दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RGS में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं हमें डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। और अभी 2-3 दिन की छुट्टियां थी होली की वजह से, जिस कारण इस दौरान डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम नहीं आ पाया। फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोग उस दौरान भी घटित प्रमुख घटनाओं को देखेंगे, जो चर्चा में रहीं उन्हें भी हम लोग शामिल करेंगे। एक दिन में नहीं, 2-3 दिन में कवर कर लेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए आज के लिए आपका पहला प्रश्न, हंता वायरस के कारण होने वाला एक गंभीर श्वसन रोग के विषय में सही विकल्प का चयन करें। तो अभी ऑस्कर पुरस्कार विजेता थे, उनकी पत्नी इसी वायरस के चपेट में आई और उनका देहांत हो गया, इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हंता वायरस के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। क्या है पहला स्टेटमेंट, यह एक आरएनए वायरस है जो हंतावीरिडे परिवार से संबंधित है। तो ये सही बात है कि ये आरएनए वायरस है और ये हंतावीरिडे परिवार से संबंधित है। वर्तमान में कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चूँकि पूछ रहा है सही विकल्प का चयन करना है, तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो हंता वायरस फिर से इस चर्चा में है और ये एक तरीके से जूनोटिक बीमारी है, खासतौर से चूहों से फैलने वाला वायरस है। तो अभी ऑस्कर विजेता अभिनेता जो है जीन हैकमैन की पत्नी बेट्सी अराकावा की हंता वायरस से संबंधित श्वसन संबंधी बीमारी से मृत्यु हो गई। हंता वायरस के बारे में देखें तो हंता वायरस एक परिवार है जो गंभीर बीमारियों और मृत्यु का कारण बन सकता है। ये वायरस हंता वायरस, पल्मोनरी सिंड्रोम और रीनल सिंड्रोम के साथ रक्त स्रावी बुखार जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। यह मुख्यतः कृंतकों द्वारा फैलते हैं तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, कृंतक जो होते हैं उनके द्वारा ही फैलते हैं। इसके संकेत और लक्षण की बात करें तो हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPC एक गंभीर और संभावित रूप से घातक बीमारी है जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। और HPS के लक्षण आमतौर पर संक्रमित कृंतक के संपर्क में आने के 1 से 8 सप्ताह के बाद दिखाई देते हैं। प्रारंभिक लक्षणों में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? तो थकान हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, ठंड लग सकते हैं, बुखार भी आ सकता है और चक्कर भी आ सकता है। पेट की समस्याएं जैसे कि मतली, उल्टी, दस्त और पेट दर्द भी बना रह सकता है। मांसपेशियों में दर्द, विशेष रूप से बड़े मांसपेशी समूहों जैसे जांघों, कूल्हों, पीठ और कभी कभी कंधों में भी दर्द बना हुआ रहता है। बीमारी के शुरुआती चरण के 4 से 10 दिन बाद HPS के देर से लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों में खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। फेफड़ों में तरल पदार्थ भर जाने के कारण मरीजों को सीने में जकड़न का भी अनुभव हो सकता है। HPS जानलेवा हो सकता है। श्वसन संबंधी लक्षण विकसित होने वाले 38% लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ 38% लोग जो है इस बीमारी की चपेट में आने पर वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये अगला प्रश्न आपके लिए। तो मतदाता पहचान संख्या के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। तो अभी मतदाता पहचान पत्र संख्या के संबंध में चुनाव आयोग में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो इपिक नंबर होता है उसे जब अलॉट किया गया है तो एक ही इपिक नंबर से 2 वोटर कार्ड जारी हो गए हैं, जिसके कारण जो है मतदान प्रभावित हो रहा है और लोग जो है गलत तरीके से मतदान कर रहे हैं। तो इसके पक्ष में भी चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि पहले जो है मैनुअल एंट्री होती थी, जिसके कारण ये त्रुटि हो रही है। हालांकि अब जो है चुनाव आयोग इसे आधार से लिंक भी कर रहा है और इसमें करेक्शन भी करने की बात कर रहा है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मतदाता पहचान संख्या के संबंध में सही विकल्प का चयन करें।
मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत 1993 में शुरू किया गया ईपिक नंबर जारी किया जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को जारी किया जाने वाला 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक मतदाता पहचान संख्या होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है कि मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत 1993 में शुरू किया गया था, ईपिक नंबर जारी किया गया था। और ये क्या 10 अंकों का होता है? तो जब आप अपना जो है मतदाता परिचय पत्र देखेंगे तो उसमें 10 अंक ही होते हैं और उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, जैसे ABCD ऐसे, और प्लस जो है कुछ नंबर रहेंगे 2 3 5 6 ऐसे, और फिर जो है DZ ऐसे करके रहेंगे। तो ये जो है 10 अंकों का होता है। चलिए व्याख्या को देखें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर विभिन्न राज्यों में कई मतदाताओं को एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी ईपिक संख्या की अनुमति देकर मतदाता दोहराव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी भी चुनावी कदाचार से इनकार किया है। इसके जवाब में इसके लिए इरोनेट निर्वाचन सूची प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत से पहले ही परंपरागत डेटा त्रुटियों को जिम्मेदार ठहराया है। चलिए ईपिक नंबर की बात करें तो ईपिक नंबर क्या है? तो ईपिक नंबर जो है मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत वर्ष 1993 में शुरू किया गया था और ईपिक नंबर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को जारी किया जाने वाला 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक मतदाता पहचान संख्या है। इसे मतदाता प्रतिरूपण और चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। जारीकरण और डिजिटल प्रबंधन इसमें कौन करता है? तो ईपिक नंबर जो है इरोनेट के माध्यम से तैयार किया जाता है। इरोनेट निर्वाचन अधिकारियों के लिए एक वेब आधारित मंच है जो मतदाता सूची से नामों के पंजीकरण, स्थानांतरण और विलोपन का प्रबंधन करता है तथा मतदाता सूची प्रक्रिया को कई भाषाओं और लिपियों में स्वचालित करता है। इसके महत्व की बात करें तो एक मिनट दोस्तों। तो ईपिक नंबर की बात करें तो इसका परिचय को देखें तो मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत 1993 में शुरू किया गया था। ईपिक नंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को जारी किया जाने वाला 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक मतदाता पहचान संख्या है। इसे मतदाता प्रतिरूपण और चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। जारीकरण और डिजिटल प्रबंधन ईपिक नंबर इरोनेट के माध्यम से तैयार किया जाता है। इरोनेट निर्वाचन अधिकारियों के लिए एक वेब आधारित मंच है जो मतदाता सूची से नामों के पंजीकरण, स्थानांतरण और विलोपन का प्रबंधन करता है तथा मतदाता सूची प्रक्रिया को कई भाषाओं और लिपियों में स्वचालित करता है। महत्व की बात करें तो यह मतदाता को उसके फोटो, निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्रों से जोड़ने वाले एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। ईपिक रिकॉर्ड में विसंगति के कारण मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकता है या उसमें हेराफेरी की जा सकती है। ईपिक द्वारा जो आरोपित मुद्दा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वीकार किया है कि इरोनेट से पहले मैनुअल डेटा प्रविष्टि और विकेंद्रीकृत प्रणालियों के कारण डुप्लीकेट ईपिक नंबर की समस्या उत्पन्न हुई थी। यानी कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि पहले मैनुअल डेटा एंट्री होती थी और विकेंद्रीकृत, यानी यहाँ पर इस एरिया में कोई और एंट्री कर रहा है, इस एरिया में कोई और एंट्री कर रहा है, इस एरिया में कोई और एंट्री कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ है कि सपोज जो नंबर यहाँ पर अलॉट किए गए वही नंबर यहाँ पर भी अलॉट कर दिए गए। क्योंकि मैनुअल
एंट्री हो रही थी, साथ ही साथ विकेंद्रीकृत थी। यहाँ पर अलग हो रहा था और यहाँ पर अलग हो रहा था। इसके कारण डुप्लीकेट नंबर जारी हो गए। ईपिक मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रुख क्या है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि मात्र ईपिक नंबर मतदाता की पात्रता निर्धारित नहीं करते। मतदाता केवल अपने पंजीकृत मतदान केंद्र पर ही मतदान कर सकते हैं। समान ईपिक नंबरों के साथ भी जनसांख्यिकी विवरण, मतदान केंद्र और निर्वाचन क्षेत्र राज्यों में अलग अलग हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आश्वासन दिया है कि डुप्लीकेट ईपिक नंबर को खत्म करने के लिए ईरोनेट 2.0 को अपडेट किया जाएगा। तो ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जवाब है वो हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो ईवीएम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों की रिकॉर्ड करने और उसकी गणना करने हेतु किया जाता है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम के रूप में भी जाना जाता है, में इसमें क्या होता है, बैलेट यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है और बाद में जोड़ा गया वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेलर, यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वीवीपैट बोलते हैं। मतदान अधिकारियों द्वारा संचालित कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, जहां मतदाता अपना मतदान करते हैं। तो जो इस तरीके से जो बना होता है और यहाँ पर चिन्ह होते हैं कुछ, ठीक है, और ये बटन होता है इस तरीके से, जब आप मतदान किए होंगे तो देखे होंगे, और जाते हैं अपने मनपसंद वाले प्रत्याशी के सामने वाला बटन दबा देते हैं। सपोज यहाँ पर आपने दबा दिया तो जो भी वोट पड़ेगा तो इस पर पड़ेगा। तो ये इसे को बोलते हैं बैलेट यूनिट। एक कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट किसके पास होता है? मतदान अधिकारी के पास। ज़्यादातर पोलिंग ऑफिसर रहते हैं। पोलिंग ऑफिसर थर्ड या सेकेंड उसे संचालित करते हैं, ठीक है। तो ये उनके पास होता है। साथ ही साथ इसी बैलेट यूनिट के पास एक वीवीपैट लगा होता है, जो 7 सेकंड में पर्ची इसी बॉक्स में ही गिराता है, ठीक है। तो मतदान अधिकारियों के द्वारा संचालित कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, जहां मतदाता अपना मतदान करते हैं। वीवीपैट ईवीएम से जुड़ी एक प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट सही तरीके से दर्ज किया गया है या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें तो ईवीएम एक उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पहली बार 1982 में केरल के परवूर विधानसभा में किया गया था। तो कब किया गया था? 1982 में केरल के परवूर विधानसभा में किया गया था। उसके बाद वर्ष 1998 का समय आता है। निर्वाचन आयोग ने मतपेटियों के बदले ईवीएम के उपयोग को गति दी और वर्ष 2003 में सभी राज्यों के चुनाव और उपचुनाव ईवीएम द्वारा उपयोग करके आयोजित किए गए। तो 2003 में सभी राज्यों के जो चुनाव थे वो जो है ईवीएम द्वारा हुए। उससे उत्साहित होकर 2004 में आयोग ने लोकसभा चुनाव में केवल ईवीएम का उपयोग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। विकास की बात करें तो इसे 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बनाया जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हम BEL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो बंगलोर में है और यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है हैदराबाद में है और यह संस्थान जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्य करता है। इन दोनों के सहयोग से निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार एवं डिजाइन किया जाता है। मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेलर, जिसे हम वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वीवीपैट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटर मशीन है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उसका वोट उचित तरीके से दर्ज किया गया है या नहीं। इसे वर्ष 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में पेश किया गया था। उसके बाद वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। इसके कार्य क्षमता की बात करें तो वीवीपैट मशीन ईवीएम पर बटन को क्लिक करने के बाद लगभग 7 सेकंड हेतु मतदाता द्वारा
चुनी गई पार्टी के नाम एवं प्रतीक के साथ पर्ची मुद्रित करती है और उसी वीवीपैट बॉक्स में गिरा देती है। इस मामले से संबंधित कुछ निर्णय भी हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2013 का मामला है। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम के माध्यम से होने वाले निर्वाचन में वीवीपैट मशीनों के नियोजन की आवश्यकता पर जोर दिया था। वर्तमान में निर्वाचन की प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम और वीवीपैट के M3 मॉडल का उपयोग किया जाता है। तो ये था दोस्तों वीवीपैट के बारे में, ईवीएम के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो करेंसी स्वैप का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी सरकार ने घोषणा किया है कि आने वाले मार्च में ही घोषणा किया है कि हम अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कुछ अमेरिकी डॉलर का अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे। तो ये किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है करेंसी स्वैप। तो ये जो है बैंक के द्वारा भी उपयोग किया जाता है, बहुराष्ट्रीय निगम और संस्थान निवेशक के द्वारा भी उपयोग किया जाता है। करेंसी स्वैप क्या है दोस्तों, कि जैसे सपोज ये डॉलर है और ये रुपया है और यहाँ पर कोई नागरिक है, ठीक है, इसके पास या कोई संस्था है या बैंक है, इसके पास डॉलर है और ये कोई नागरिक है, ठीक है, इसके पास रुपया है, इसके पास रुपया है। अब इस व्यक्ति को व्यापार करना है किसी अन्य देश से, तो इसे आवश्यकता क्या पड़ेगी? पेमेंट करने के लिए डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसके पास डॉलर तो है नहीं, इसके पास क्या है? इसके पास रुपया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैंक हो गया, बहुराष्ट्रीय निगम हो गया या संस्थागत निवेशक हो गए, इनके पास डॉलर पड़ा है। तो ये क्या काम करेंगे? ये कुछ डॉलर इनसे ले लेंगे, बदले में रुपया इन्हें दे देंगे। कुछ समय बाद जो है फिर से ये रिवर्स हो जाएगा, यानी फिर से ये डॉलर दे देंगे और रुपया यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं करेंसी स्वैप। चलिए बात करें तो केंद्रीय बैंक और सरकारें अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट से बचने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुनिश्चित होने तक अन्य देशों के या उनके केंद्रीय बैंकों के साथ अक्सर मुद्रा विनिमय समझौता करती हैं। मुद्रा विनिमय का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो विदेशी मुद्रा बाजार और विनिमय दर में स्थिरता लाना तथा अन्य वित्तीय जोखिमों से बचाना होता है। चलिए अभी बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से 24 मार्च को, कब होगा? 24 मार्च को $10 बिलियन के विदेशी मुद्रा अदला बदली यानी फॉरेक्स स्वैप की घोषणा की है। यह कदम बैंकों में डॉलर की उपलब्धता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिससे वे अपनी ऋण देने की क्षमताओं को मजबूत कर सकेंगे। आसान भाषा में ये एक तरह का लेन देन है जिसमें बैंक आरबीआई को डॉलर बेचेंगे और 36 महीने बाद आरबीआई से वही डॉलर वापस खरीद लेंगे। इससे बैंकों को थोड़े समय के लिए ज़्यादा डॉलर मिल जाएंगे। अब क्या होगा? जैसे ये सपोज ये आरबीआई है, ठीक है, और ये बैंक है। अब ये क्या काम कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये आरबीआई जो है स्वैप करेगी, करेंसी स्वैप करेगी। तो ये डॉलर इन बैंकों को दे देगी, इन बैंकों से डॉलर ले लेगी, यहाँ पर डॉलर लेगी और बदले में रुपए देगी। तो क्या होगा? यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ गई, जिसे हम तरलता बोलते हैं। तो बैंकों के पास तरलता बढ़ जाएगी। तरलता जब बढ़ेगी तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटेंगे और मार्केट में बूम आएगा। फिर 3 साल बाद यानी
36 महीने ये लिखा है ना, 36 महीने बाद क्या होगा, फिर से आरबीआई जो है यहाँ पर क्या करेगी, डॉलर को ले लेगी, ठीक है, और ये रुपया ले लेगी और डॉलर दे देगी बैंकों को। तो ये हो गया, अभी जो है आरबीआई ने ये घोषणा की है। तो स्वैप प्रक्रिया का विवरण जो है, यह स्वैप एक साधारण खरीद बिक्री विदेशी मुद्रा स्वैप के रूप में कार्य करेगा, जिसमें बैंक आरबीआई को अमेरिकी डॉलर बेचेंगे और साथ ही 36 महीने की स्वैप अवधि के अंत में उतनी ही राशि के अमेरिकी डॉलर वापस खरीदने के लिए सहमत होंगे। आरबीआई ने इस प्रक्रिया को नीलामी के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया है, जो 24 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस नीलामी में बैंक स्वैप की अवधि के लिए आरबीआई को भुगतान करने के लिए तैयार प्रीमियम के संदर्भ में अपनी बोलियां जमा करेंगे। यह प्रीमियम 2 दशमलव स्थानों तक पैसे के रूप में व्यक्त किया जाएगा। आर्थिक प्रभाव और उद्देश्य क्या है, इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा और इसका उद्देश्य क्या है। तो इस स्वैप का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी को बढ़ाना है, जिससे बैंकों के पास अधिक धनराशि उपलब्ध हो सके। इससे बैंकों को ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कंपनियों और आम जनता के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो जाएगा। यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को गति देने और वित्तीय बाजारों में स्थिरता बनाए रखने के आरबीआई के प्रयासों का हिस्सा है। आरबीआई का मानना है कि यह स्वैप बाजार की स्थितियों को स्थिर करने और आर्थिक विकास को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो निम्नलिखित को सुमेलित करें। अब ये एक तरफ रोग दिया है, दूसरे तरफ टीका दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों तो खसरा का जो टीका होता है, वो खसरा के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, एमएमआर का, ठीक है। और क्षय रोग के लिए, यानी जिसे हम लोग टीबी बोलते हैं, वो बीसीजी का टीका लगता है। वहीं चिकन पॉक्स के लिए वेरिकेला का टीका लगता है और दांत के लिए सिंगरिंग्स या जोस्टावैक्स का टीका लगता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, तो ये अभी ये प्रश्न को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि टीकाकरण दिवस मनाया गया, तो इसी के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण पहलू जुड़ जाता है। तो भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन टीकों के महत्व को रेखांकित करता है और हमें याद दिलाता है कि कैसे टीकाकरण घातक बीमारियों को रोकने और देश के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करें इसके इतिहास और महत्व की, तो 1995 में पहली बार इस दिन को मनाया गया। कब मनाया गया, 1995 में, जब भारत ने पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक दी थी। तब से यह दिन टीकाकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया है। और 2014 में शुरू हुए मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। और कब शुरू हुआ, 2014 में। ने टीकाकरण कवरेज को और मजबूत किया, खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है। टीकाकरण क्यों जरूरी है, तो टीका लोगों और समुदायों को संक्रामक बीमारियों से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। टीके के महत्व की बात करें तो पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के लिए, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ावा देकर संक्रमण फैलने से रोकने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और रोग नियंत्रण पहलुओं को मजबूत करना, ठीक है। तो इसके लिए टीकाकरण आवश्यक हो जाता है। चलिए, भारत में टीकाकरण से जुड़े सरकारी प्रयास की बात करें तो यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम लाया गया था। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक है, जिसमें 12+ टीकों को शामिल किया गया। पल्स पोलियो अभियान, जिसमें भारत को पोलियो मुक्त बनाया गया।
कोविड-19 टीकाकरण अभियान दुनिया के सबसे तेज और बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक था। मिशन इंद्रधनुष जो है हर जिले में 100% टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य है। टीकाकरण से जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां भी हैं। तो चुनौतियां क्या क्या हैं? टीके को लेकर के झिझक है, लॉजिस्टिक समस्याएं हैं और कोल्ड चेन प्रबंधन है। तो झिझक की बात करें तो जैसे अभी कोविड में ही आप लोगों ने देखा होगा, गवर्नमेंट ने बोला कि आप कोरोना की दूसरी डोज और तीसरी डोज लगवाएं, तो लोग जो है टीका लगवाने में झिझक रहे थे। पहले डोज भी लगवाने में झिझक रहे थे कि ये इसका इफेक्ट क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा और हम इसका जो है एडवांटेज क्या होगा। तो इसमें लोगों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। प्लस लॉजिस्टिक समस्याएं, मतलब आवागमन की समस्याएं। वैक्सीन को कैरी ओवर करना, एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाना आसान नहीं होता, क्योंकि वैक्सीन एक निर्धारित टेम्परेचर पर पहुंचाए जाते हैं। उस समय जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए उसमें कैरी करने में समस्याएं आती हैं। साथ ही साथ कोल्ड चेन प्रबंधन की भी समस्या आती है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का क्या कारण है? तो 15 मार्च 1962 को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में एक विशेष संदेश दिया था। और दूसरा ऑप्शन है 15 मार्च 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। 15 मार्च 1990 को उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 15 मार्च 1983 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो इसमें पूछ रहा है सही विकल्प का चयन करना है। तो 15 मार्च 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में एक विशेष संदेश दिया था, इसीलिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करें इसके व्याख्या की। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना और उपभोक्ता शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना है। इसके इतिहास और पृष्ठभूमि की बात करें तो 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ताओं के अधिकारों पर भाषण दिया था। इसके बाद 1983 से इसे औपचारिक रूप से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने 9 अप्रैल 1985 को उपभोक्ता संरक्षण दिशा निर्देश जारी किए, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक रूपरेखा प्रदान करते हैं। उपभोक्ताओं के लिए 8 प्रमुख अधिकार हैं और जो कि संयुक्त राष्ट्र ने तय किए हैं, जैसे सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार, सूचना का अधिकार यानी सही जानकारी प्राप्त करने और गलत विज्ञापनों से बचने का अधिकार। जैसे आप देखते हो ना, एक जब कोई भी चीज़ खरीदने जाते होंगे तो बीच में ग्रीन कलर बना रहता है, तो क्या है, वो जानकारी देता है कि ये शाकाहारी उत्पाद है। ठीक है, तो सही जानकारी मिले। विकल्प का अधिकार हो, यानी विभिन्न उत्पादों और सेवाओं में से अपनी पसंद के अनुसार चयन करने का अधिकार हो, ताकि जो है हम आवश्यकता अनुसार अपना विकल्प का चयन कर सकें। सुनवाई का अधिकार हो, यानी जब हम शिकायत दर्ज कराने और जाएं तो हमें न्याय पाने का भी अधिकार हो। ज़रूरतों की पूर्ति का अधिकार हो, यानी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, आश्रय, स्वास्थ्य और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित होने का अधिकार। स्वस्थ वातावरण का अधिकार, यानी प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार। न्याय की प्राप्ति का अधिकार, यानी उपभोक्ता अदालतों और शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से न्याय प्राप्त करने का अधिकार। तो ये प्रमुख 8 अधिकार यूएन द्वारा घोषित किए गए हैं। भारत में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं? तो भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है। इसके तहत क्या क्या प्रावधान है? तो बात करें तो उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की स्थापना की गई है। ई दाखिल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है। भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और उत्पाद की लायबिलिटी
तय करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। तो ये कुछ भारत में प्रावधान है उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में किसने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो ये क्या है? क्लस्टर बम, ठीक है। और इस पर जब प्रतिबंध लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उससे बाहर होने का निर्णय लिया। किसने लिया है? लिथुआनिया ने लिया है। चलिए व्याख्या को देखें। तो लिथुआनिया ने पड़ोसी देश रूस के साथ सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से किनारा कर लिया है। इस कदम की मानवाधिकार समूहों ने आलोचना की है। और इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो नाटो सदस्य लिथुआनिया ने कहा है कि वह यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है, ताकि उसे डर है कि यदि रूस इसमें सफल हो गया तो अगला कदम वह भी उठा सकता है। और मुख्य बिंदु की बात करें तो क्लस्टर बमों पर कन्वेंशन यानी सीसीएम एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो क्लस्टर बमों के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाती है, जो नागरिकों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। चलिए बात करें तो सम्मेलन में क्या प्रमुख प्रावधान किए गए हैं? तो अपनाने की तिथि क्या थी? 30 मई 2008 डबलिन आयरलैंड में ये सम्मेलन हुआ था। लागू होने की तिथि की बात करें तो 1 अगस्त 2010 यानी 30 देशों द्वारा अनुमोदन के बाद इसे लागू किया गया था। और इसमें हस्ताक्षरकर्ता की बात करें तो 123 देश हैं 2023 तक, लेकिन इसमें यूएसए नहीं है, रूस नहीं है, चीन नहीं है और भारत जैसी प्रमुख शक्तियों ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वहीं लिथुआनिया भी निकलने की बात कर रहा है। प्रमुख प्रावधान की बात करें तो क्लस्टर हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, 8 वर्षों के भीतर भंडारण का विनाश करना, 10 वर्षों के भीतर प्रभावित क्षेत्रों की सफाई करना और पीड़ितों को सहायता यानी स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास और पुनः एकीकरण प्रदान करना। चलिए क्लस्टर बमों के बारे में देख लें। विवाद क्यों है? तो विस्तृत क्षेत्र प्रभाव रहता है। क्लस्टर बम बड़े क्षेत्रों पर अनेक उप बम गिराते हैं जिससे अंधाधुंध क्षति होती है। विफलता की दर यानी बिना फटे बम वास्तव में बारूदी सुरंग बन जाते हैं जो दशकों तक नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। मानवीय संकट भी होता है, जैसे लाओस, वियतनाम, सीरिया और यूक्रेन जैसे देश क्लस्टर हथियारों के उपयोग से पीड़ित हैं। इस सीसीएम पर भारत का रुख क्या है? तो इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत ने सीसीएम पर हस्ताक्षर या अनुसमर्थन नहीं किया है। हस्ताक्षर न करने के कारण क्या है? तो क्लस्टर हथियारों के वैध रक्षा उपयोग में विश्वास रखता है। सुरक्षा और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन का आह्वान किया गया है। सार्वभौमिक भागीदारी के बिना कानूनी रूप से बाध्यकारी निरस्त्रीकरण संधियों को स्वीकार करने में अनिच्छा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसी प्रमुख शक्तियाँ इसका हिस्सा नहीं हैं, इसलिए भारत भी शामिल नहीं है। चलिए अब ये प्रमुख मंदिर से संबंधित है। चोलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तक्कोलम का युद्ध 10वीं शताब्दी में चोल वंश और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। तक्कोलम में जलानाथेश्वर मंदिर चोलों द्वारा बनवाया गया था। तो तक्कोलम का युद्ध जो है 10वीं शताब्दी में चोल वंश और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच लड़ा गया, ये तो कथन सही है। लेकिन यहाँ पर तक्कोलम के जलानाथेश्वर मंदिर चोलों द्वारा नहीं बनवाया गया था, बल्कि पल्लवों द्वारा बनवाया गया था। अब ये अभी चर्चा में की है। क्यों है तक्कोलम? क्योंकि अभी इसकी अवस्था जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है, जिसे पुनरुद्धार की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो चलिए व्याख्या देखेंगे। बहरहाल पहले प्रश्न पर चलें। तो पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा शेष कथन जो है सही है? तो यहाँ पर केवल एक हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो ये रहा तक्कोलम की मंदिर, और तमिलनाडु के रानीपेट जिले के तक्कोलम में स्थित जलानाथेश्वर मंदिर, जो तमिल इतिहास विशेषकर चोलों के शासनकाल का खजाना है और जीर्ण शीर्ण हालत में अभी पाया गया है। स्थान की बात करें तो जालंथेश्वर मंदिर थिरुउरल के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के रानीपेट जिले में
थक्कोलम गांव में स्थित है। प्रमुख देवता की बात करें तो पीठासीन देवता भगवान शिव हैं, जिन्हें जलंथेश्वर के रूप में पूजा जाता है, जो रेत से बने लिंगम यानी पृथ्वी लिंगम द्वारा दर्शाए जाते हैं, जिन्हें थेंडा थिरुमणि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके निर्माण की बात करें तो मूल मंदिर परिसर का निर्माण पल्लवों द्वारा किया गया था और बाद में चोलों द्वारा इसका विस्तार किया गया था। तो निर्माण पल्लवों ने किया था, चोलों ने इसका विस्तार किया था। वर्तमान चिनाई संरचना 16वीं शताब्दी में नायक काल की है। वास्तुकला की बात करें या स्थापत्य की बात करें तो मंदिर परिसर लगभग 1.5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 3 स्तरीय गोपुरम प्रवेश द्वार और संकेंद्रित ग्रेनाइट की दीवारें हैं। मुख्य गर्भगृह में रेत से बने लिंगम के रूप में भगवान जलंतेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो यह 275 पाडल पेट्रा स्थलों में से एक है। शिव स्थलम को तमिल शैव नयनासर सबंदर द्वारा प्रारंभिक मध्ययुगीन तेवरम की कविताओं में महिमा मंडित किया गया है। सैम बंडर की बात करें तो थिरुगुनाना सबंदर, जिन्हें शंबंदर के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के 7वीं सदी के शैव कवि संत और अपार के समकालीन थे। तमिल शैव परंपरा के अनुसार उन्होंने जटिल छंदों में 1600 भजनों की रचना की, जिसमें से 4181 छंदों वाले 383 भजन अभी तक बचे हुए हैं। तो ये था दोस्तों आज के लिए करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, और साथ ही साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।